बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रोज़ बैट। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। मेरे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब। बहुत मेहरबानी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जैसा कि आपको पता है कि मैं मंडी बहाउद्दीन के मसले मसाइल पर प्रोग्राम करता आ रहा हूँ और कोशिश की जाती है मेरे प्रोग्राम में कि मंडी बहाउद्दीन में जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे बात हो और हल पेश करने की जो है वो कोशिश की जाती है। आज का हमारा मौजू है मंडी बहाउद्दीन में बढ़ती हुई कत्लों की तादाद। सर, आपने देखा ही है कि मंडी बहाउद्दीन में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तकरीबन 1-2 कत्ल हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कत्ल शुरू कहाँ से हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन कत्लो गारतगरी की लपेट में है और यहाँ का हर संजीदा तबका इसके बारे में वरीड है। तो इस पर गुफ्तगू करने से पहले जो आपका सवाल है कि ये कत्ल का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, देखिए ये बिब्लिकल इंसिडेंट भी है, ये कुरानिक वाक़या भी है, बाकी भी तारीख़ वाले तालिब इल्म भी जानते हैं। इसलिए मैं सर चाहता हूँ ना कि इसकी भी थोड़ी सी वो जो है सामने आ जाए, चूँकि हम बात कत्ल पे कर रहे हैं। जी। तो दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था वो काबिल ने हाबिल का किया था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे। यानी कि जहाँ से जो है वो इंसानियत शुरू हो रही है वहाँ से ही कत्ल की इब्तिदा हो गई। जी देखें ना जी, ये जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, फिर उनकी औलाद को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो शैतान है ये वहाँ पर एक चैलेंज करके आया था खुदाए करीम से कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। लिहाजा एक तरफ ये सैटानिक फोर्सेस इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ अंबिया के ज़रिए जो हदायत थी उसने लोगों को इस कत्लो गारतगरी, दगा फसाद से और गुनाहों से रोकने के लिए इन्हें नूर और हदायत का रास्ता दिखाया। तो वहाँ पर अब जिस वक्त वो पहला जो कत्ल है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि उसमें भी एक डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वो, हालांकि यहाँ तक भी बात आई, नौबत ये भी हुई कि दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि हम एक कुर्बानी देते हैं, ये देखने के लिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। जी, वो कुर्बानी उस वक्त कुर्बानी की शक्ल ये थी कि आप खुदा के नाम पर जिस वक्त किसी जानवर को ज़िबा करते थे तो उसे वहाँ ज़िबा करने के बाद खुदा से दुआ करते थे कबूलियत की, तो एक आसमान से आग आती थी, अगर वो कुर्बानी कबूल होनी होती तो वो भस्म हो जाता, उठा के ले जाती थी इस तरह था, और अगर वो ना होता तो वो आग उस तरफ नहीं जाती थी। तो ऐसे ही हुआ, काबिल की जो है कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, हाबिल की कुर्बानी। और इसके बावजूद उसने कहा नहीं, मैं इस तुम्हें कत्ल ज़रूर करूँगा। तो हाबिल का जवाब ये था कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर दो, मैं कोई एक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुदा की रहनुमाई की तरफ, खुदा की हदायत की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं ये दंगा फसाद नहीं करूँगा जिसका औलाद आदम को इससे मना किया गया था, इसकी तरफ नहीं आना। तो वहाँ से कत्ल, पहला कत्ल जो ना वो तो वहाँ से शुरू हुआ। जी, दानिश गुमन साहब हैं हमारे साथ, सलाम कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। दानिश गुमन साहब देखने का शुक्रिया, प्रोग्राम को शेयर करें आगे। तारक खान साहब हैं, सलाम कह रहे हैं। राय अली जैन साहब हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सब देखने वालों को सलाम। कमेंट्स में बताइएगा कि मंडी बहाउद्दीन में कत्ल की रोकथाम किस तरह की जा सकती है, कत्ल किस तरह रुक सकता है। प्रोग्राम को शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अच्छा सर, ये तो जो है इब्तिदा होगी। इसके बाद सर ये बताइएगा कि क्या तमाम ममालिक में कत्ल होते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं। ये इंसान चूँकि इसकी फितरत में ऐसी बातें शामिल है, इंसान अगर ये हदायत को कबूल ना करे तो फिर इसके अंदर जो तागूती हिस्सा है वो तो इसको मजबूर करती है, वो तो बहुत सारे क्राइम करता है। अब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर ये कत्ल या दूसरे क्राइम जो होना होते हैं। लेकिन ये है कि जाहिर है इन क्राइम्स को रोका जाता है। क्राइम्स को रोकने के लिए हर मुल्क ने अपना अपना आइन बनाया, दस्तूर बनाया, उसने अपनी फोर्सेस बनाई हैं ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो और वो क्राइम की शरह को मिनिमाइज कर दिया जाए। और ये सिचुएशन ये है कि हम आमतौर पर जो अमेरिका है उसको बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा एडवांस कंट्री समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो दुनिया से कोई अनोखी कौम है। लेकिन अगर आप उनका देखें ना, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप उनके न्यूज़पेपर्स को, आप उनके मीडिया को देखें
तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रेशियो है मर्डर की वो है ही अमेरिका में। मेरे ख्याल में पहले नंबर पर अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद दूसरा नंबर जो है वो ज़्यादा रेशियो अमेरिका की आ रही है। और मैं सर देख रहा था ग्राफ जब तैयारी कर रहा था प्रोग्राम की, तो कि एशिया से तकरीबन 2% कम यूरोप में कत्ल लोग आ रहे थे। जी, हर जगह पे है। मतलब ये हम इसका इनकार नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या मंडी बहाउद्दीन में हो रहा है, तो पूरी दुनिया में। लेकिन इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना, ये तो हमारे अदारों की जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए। पाकिस्तान में कत्ल कुछ ज़्यादा ही नहीं होते हैं। पाकिस्तान में असल में ये है, अगर आप इसकी तरफ देखें ना, जो हम एक बज़ाहिर जो हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो खानगी की शरह है वो इस वक्त कोई 62 से 65% है। लेकिन वो जो खानगी है, इससे मुराद ये है कि आप लिखना पढ़ना जानते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट की डिग्री है तो आप पढ़े लिखें। ये तालीम नहीं है। तालीम असल में वो है जो आपके अंदर शऊर पैदा करे। अब ये जो शऊर है ना, ये ना होने की वजह से हमारे यहाँ पर इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये जो कत्लो गारत गरी पाकिस्तान में, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और फिर वो भी एरिया टू एरिया वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर कत्ल की वारदातों के पीछे कोई और फ़िलासफ़ी है। अगर आप KPK में चले जाएँ वहाँ पर और है, पंजाब में और है, बलूचिस्तान में और होगी, हमारे शहरों में और है, देहातों में और है। तो ये मुख्तलिफ चूँकि कल्चर मल्टी कल्चरल कंट्री है ये पाकिस्तान, तो इसमें हर जगह पर उसकी जो रीज़न है वो ज़रूर डिफरेंट है। लिहाजा ये पाकिस्तान में मतलब जो क्राइम की रेशो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हालांकि चाहिए ये था कि जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, हमारे पास बड़े साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं। सर क्राइम की रेशो बढ़ने की वजह क्या है? ढेर सारी वजूहत हैं जी। उनमें से एक वजह ये है कि वही जो पहले मैंने बात की कि हमारी जो मीडिया हमें अवेयरनेस प्रोवाइड मीडिया को करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा। मीडिया में नहीं बता रहा कि ये दुनिया में हम मुख्तसर ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, और ये जो हम ज़िंदगी, देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जिस वक्त किसी भी फ़र्द के ज़हन में ख़ुद एहतसाबी आ जाए या उसे ये पता हो कि मेरा एक वक्त में एहतसाब होना है, वो चाहे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आ जाए या एक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसके ज़हन में हो, तो फिर इंसान इन जराइम से बच जाता है। मिसाल के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि हमारी जो मौत है वो हमारी फना का नाम नहीं है, बल्कि मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है। अच्छा, फिर ये जो ज़िंदगी है ये हम सब जानते हैं कि ये एक ट्रायल है। इस तरह हमें यहाँ पर इस ज़मीन पर आजमाने के लिए भेजा गया है। जो सैटेनिक पावर्स हैं वो हमारे साथ हैं, खुदा की गाइडेंस भी हमारे साथ है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, तारीख़, ये सारी हमारे पास है। अच्छा, अब ये अगर हम थोड़ा सा सिर्फ इस बात को समझ जाएँ, मिसाल के तौर पर ये किताब इनकलाब में फरमाया गया व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, कि हमने तुम पर 2 जो निगहबान है वो मुकर्रर कर दी हैं, किरामन कातिबीन, वो बड़ा अच्छा लिखने वाले हैं, वो नोट कर रहे हैं, और वो यालमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ये यकीन हो जाए, यानी मेरे उस शऊर को ये पता चल जाए, मेरे शऊर में ये बात पुख्ता हो जाए कि मुझे वॉच किया जा रहा है, मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मैं हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, तो फिर वो जो खौफ है, जो सज़ा का जो रियल पनिशमेंट है जो कि हमें बाद में मिलेगी और हमारे एक एक अमल का हिसाब होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए और वो पुख्ता हो जाए, तो फिर इन जराइम की जो शरह बहुत हद तक कम हो सकती है और कम की जा सकती है। मंडी बहाउद्दीन में रेशो ज़्यादा नहीं है सर कत्ल होने की? मंडी बहाउद्दीन में अगर हम ये देखें, वैसे तो इसकी आबादी के लिहाज से अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे शहरों से, जस्ट लाइक कराची कह लें या दूसरे और जो बड़े शहर हैं, उस लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक इतनी ज़्यादा नहीं है। जो वहाँ पर जो ये लिखा जाता है फेसबुक पे लियारी बन गया, लियारी नहीं है। अब वो देखें ना, वो अदबी ज़ुबान है, अदबी ज़ुबान में ऐसी बातें की जाती हैं कि उसको सिम्बलाइज करते हैं, तशबीह देते हैं, इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे जितना बड़ा ज़िला या शहर है उस हिसाब से तो ज़्यादा नहीं। देखें, वो अगर उस आबादी की रेशो को हम ना भी देखें तो ये जराइम का होना हमारे लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। कम भी हैं, फ़र्ज़ कर लें कम हैं, तो इनको और कम करना चाहिए। इनको पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इनको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो इरेडिकेट कर दिया जाए। ख़ास तौर पर ये मर्डर केसेस जो है ना ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, डेफिनेटली उसके लिए वो वसाइल नहीं है हमारे पास, वो अभी भी इस दौर में भी 21st सेंचुरी में हमारे पास वो वसाइल नहीं है
कि जिनसे हम इनको बिल्कुल इनका कलाकुमा कर सकें, तो फिर भी कम ज़रूर होने चाहिए और कम करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आपने मंडी कल्चर की बात की कि हर इलाके का अपना अपना कल्चर है, उस वजह से कत्ल होते हैं। मंडी बहाउद्दीन का क्या कल्चर है जिस वजह से जो है वो कत्ल ज़्यादा है? देखिए, इसमें कोई 3-4 फैक्टर्स हैं जी। पहला फैक्टर यहाँ पर ये है कि हमारे लोगों में इनटॉलरेंस, यानी वो जो बर्दाश्त ना होना, अदम बर्दाश्त है, ये जो ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मादा पाया जाता है कि ज़रा सी बात पे हम हाइपर हो जाते हैं, ज़रा सी बात में अपने जहन में कोई बात रख लेते हैं और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। और कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है, बिल्कुल छोटी सी बात पे नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक कीमती जान जो है वो चली गई है। अच्छा सर, इसमें ये यहाँ पे अदम बर्दाश्त में साथ आप नजायज़ असले को नहीं ऐड करेंगे? ये दूसरी एक रीज़न में उस तरफ आ रहा था। एक ये वजह है कि जो इनटॉलरेंस है इस सोसाइटी में, हमारे मंडी बहाउद्दीन की सोसाइटी में पाई जाती है। दूसरी बात ये है कि चूँकि यहाँ हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर वो नौदौलती हैं। वो जिस वक्त उन्होंने यूरोप की राहें देखी हैं, वहाँ उनके पास पैसा आया और पैसा आने की वजह से वो जो नूद नुमाइश है वो भी बड़ी कोठी आ गई और उसके ये बड़ी गाड़ी, उसकी वजह से हम इस रास्ते पर मजीद चल पड़े हैं। चाहिए तो ये था कि वो इतनी मेहनत से कमाया गया पैसा यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता, कोई इंडस्ट्री लगाई जाती, कोई उसको किसी सर्कुलेशन में लाया जाता, लोगों को फ़ायदा होता। लेकिन हमने उसका जो इस्तेमाल है या ज़्यादा किया है वो अपने मकानों पर, या हमने ज़्यादा किया थाने की चेहरी पर लगाने के लिए, गाड़ी बड़ी ले ली और मतलब ये नमूद नुमाइश वाले काम, और इसी में एक दूसरे से। अच्छा, फिर एक तीसरी बात यहाँ पर ये है मंडी बहाउद्दीन के ख़ास कल्चर के मुताबिक यहाँ पर जो इंतकाम है उसकी भी एक जो रीज़न है ना वो ज़रूर पाई जाती है। इंतकाम एक बड़ी अजीब चीज़ है। एक फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश का फिलोसफर है, राइटर है, तो वो कहता है कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि रिवेंज तो जैसे जंगल का कानून है ना, ये रिवेंज होता है। तो इंतकाम में जंगल का कानून है, यानी आप उसमें किसी लॉ को मान ही नहीं रहे, आपको कोई खौफ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बाद में क्या होने वाला है। लिहाजा इस इंतकाम की वजह भी एक यहाँ पर है। अच्छा, एक और वजह इसकी ये है कि जो इस वक्त जो सोशल मीडिया है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसका ज़्यादा टाइम ये इस पर सोशल मीडिया पर गुजरता है। और ख़ास तौर पर जिस वक्त वो इंडियन मूवीज़ देखते हैं या उसके बाद इस तरह के जो आजकल प्लेज ड्रामास चल रहे हैं या जो कुछ हालात हैं उनको हमारी नौजवान नस्ल देखती है, ख़ासतौर पर टीनेजर्स देखते हैं। तो फिर उनमें ये भी एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करती जाती है। तो लिहाजा जब एक बच्चा हमारा टीनेजर जिसकी एज ये थी कि वो इस सोसाइटी की इस्लाह के लिए एजुकेशन एक्वायर करता, वो आगे की तरफ बढ़ता, वो इस मुआशरे को चेंज करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाता या उस तरफ आगे की तरफ, यंग ब्लड है ना, बहुत आगे जा सकता है। यानी मीडिया का भी किरदार है, बहुत ज़्यादा मीडिया का किरदार है। लेकिन ये मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जो इस पर ओबसीन किस्म का, वल्गर किस्म का जो सोशल मीडिया जो जैसे पहले पंजाबी फिल्में बन रही थी, पंजाबी फिल्मों में खैर इतना ज़्यादा वो ऐसा नहीं था, मार दाढ़ी सर दिखाई जाती थी, असला दिखाया जाता था, एक बंदा होता था पूरी पुलिस को आगे लगाया हुआ है। अच्छा, वो तो इस हवाले से होता था ना। आजकल तो ये ना शूट करना तो कोई मसला ही कोई नहीं। ये गेम्स ऐसी आ चुकी है छोटे बच्चों की जिसमें शूटर दिखाए गए हैं और वो शूट करते हैं, बच्चा ये समझ जाए बहुत बड़ा काम है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये जो आपने की है असलहा की है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ लें, देख लें कि जिस दौर में इन वेपन्स को कंट्रोल किया गया और लोगों से जिनके पास थे भी सवाए मजबूरी के, जिन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिनको उस असलहे के बगैर गुजारा नहीं होता, उनके अलावा दूसरों को जब तक बैन नहीं किया जाता, असलहे को इनसे वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक ये जो क्राइम है इनको रोकना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। क्या कहते हैं, असला बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, जिनके पास लाइसेंस भी है वो भी नहीं रहना चाहिए। मैंने ये कहा है कि जिन लोगों की मजबूरी है उनके पास असलहा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो गिनती के लोग हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनको अपने कोई ऐसा जान का ख़तरा है, उनके साथ कोई ऐसा बॉडीगार्ड है, उनके पास कोई पर्सनल असलहा है, वो तो ज़रूर होना चाहिए जो लीगल होल्डर्स हैं। लेकिन ये जो नौजवानों के पास है ना, इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे जो 15-16 से 21-22 साल तक के नौजवान हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे, इवन वो हमारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास असलहा है और वो सारे का सारा नाजायज़ असलहा है। यानी कोई वो उनके पास कोई ऐसा लीगल लाइसेंस नहीं है उसका, वो उन्होंने रखा हुआ है और वो ये समझते हैं कि शायद सिगरेट जलाकर उसे मुंह की तरफ ले जाना और असलहे के साथ कोई तस्वीर बना लेना, अपने स्टेटस को अपडेट कर देना या उसके साथ
कोई फायरिंग करके कोई सोशल मीडिया पर अपडेट करना, ये आजकल ये लोग बहादुरी के किस्से समझे जाते हैं। अच्छा सर, ये नजायज़ असला जो है इसकी पूरी चेन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये बातें तो हैं मुल्की लेवल की जी, ये बातें तो हैं हमारे वो अदारे जो हमारी एजेंसीज हैं, उसके बाद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ साथ हमारी जो पार्लियामेंट है, इन सब को मिलकर ये काम करना होगा। जनरल ज़िया के दौर में एक ऐसी खेप आई है, वो चाहे मकासद उसके कुछ और थे, लेकिन जिस वक्त इन अफगानियों ने असलहा पाकिस्तान में ला कर इसको बिल्कुल ही वो ब्लैक करके बेचा है, तो उस वक्त के बाद से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इससे पहले था कि कंट्रोल था। तो ये मुल्की लेवल पर ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है और यकीनन होने चाहिए, ताकि अगर देखें ऊपर से काम आपका ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो नीचे उसके असरात ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर लोकल लेवल पर मंडी बहुत दिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोशिश करना होगी कि वो कोई ऐसी प्लानिंग करें जिससे इस असलहे को रोका जा सके। नजायज़ असला जो फरोख्त करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़िली सतह पर भी चेन जो एक मौजूद है, वो ज़ाहिर बात है तभी तो असला जो है वो फैल रहा है, नजायज़ असला खरीदो फरोख्त चल रही है, तो उसको रोकना या उसकी रोकथाम या उस चेन को तोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है आपके उसके साथ के कुछ लोगों के पास असला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? पूरे मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? जब किसी के पास होगा ही नहीं तो फिर उनको क्या ज़रूरत है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि आप कहीं भी जब कोई बात करते हैं तो एक्सेप्शन ज़रूर होती हैं। तो मैंने ये उन चंद लोगों की बात की है जिनके लिए असलहा बहुत ज़रूरी है, तो वो उनको छोड़कर बाकी जो आम पब्लिक है, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान हैं, इनके पास असलहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर जिसके पास, जैसे पुलिस पकड़ रही है, बहुत सारे आप देखते हैं मीडिया पर डेली देखते हैं कि ज़्यादातर वही नौजवान किस्म के लड़के हैं जो पकड़े जाते हैं, जिनके पास पिस्टल्स होते हैं, जिनके पास और असलहे की पाउंड्स होती हैं। तो इनसे सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये दोबारा कोई ऐसा कदम न उठाएं और फिर दोबारा से वही जो गड़बड़ है वो होनी शुरू ना हो जाए। सर, मैंने बाहर साइप्रस में देखा कि वहाँ पे पुलिस के पास भी असला नहीं है, वो उनके पास सिर्फ एक स्टिक होती है, वो जिसको पता नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, असला उनके पास भी नहीं। कोई स्पेशल फोर्स उनकी हो तो उसके पास होता था सिर्फ। शायद वहाँ पर ऐसी चीज़ हो। वैसे जो हमारी फोर्सेस हैं इनके पास तो असलहा होना चाहिए, क्योंकि आज दौर ऐसा है ना कि अब देखें आप, अभी अगर थोड़ी सी आप इस पर रिसर्च करें तो इस वक्त जो हमारी पुलिस है इसके पास उस लेवल का असलहा नहीं है जी, जिस लेवल का इन्होंने काउंटर करना होता है, जिस लेवल का असलहा स्मगल होकर आ रहा है, जिस लेवल का असलहा इनके पास डाकुओं के पास है, इनके क्रिमिनल्स के पास है, उस लेवल का असलहा हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। तो इट मीन्स कि जो असलहा आ रहा है, ये स्मगलिंग से आ रहा है, ये जिस भी वो अंडरग्राउंड तरीके से आ रहा है, तो आ तो रहा है ना, नौजवानों के हाथों तक पहुँच तो रहा है ना। अब अगर उसको रोक दिया जाए तो ये बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। पुलिस के पास असलहा डेफिनेटली उसके बगैर तो काम नहीं चलता। उसने क्रिमिनल्स को पकड़ना है, असलहे के साथ पकड़ना है, और वो तो ज़रूर होना चाहिए। साइप्रस में ये ज़रूर एक्सेप्शन हो सकती है, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत भी हो रही है कि साइप्रस में जो पुलिस है उसके पास वो असलहा नहीं है। और वो हो सकता है कोई वो पुलिस की एक ऐसी कोई हो, जैसे वो कोई डिसिप्लिन कायम करने के लिए हो, जैसे हमारे यहाँ पर ये रज़ाकार टाइप पुलिस या ये ट्रैफिक पुलिस है, इस तरह की कोई हो सकता है फोर्स। अच्छा, असले की रोकथाम जो है ज़िली सतह पर कौन जिम्मेदार है, किसने रोकना है? देखें जी, इसमें 2-3 जो हमारे इदारे हैं ना, जिनके ज़िम्मा भी है और जो अगर कोशिश करें तो वो हो सकता है। उनमें से एक तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अदलिया है, उसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि अदलिया से सज़ाएँ मिलेंगी तो क्राइम्स का ग्राफ नीचे जाएगा। जिस वक्त अदलिया से सज़ाएँ नहीं मिलती तो उस वक्त जो है ना वो जराइम बढ़ जाते हैं कम होने के बजाय। दूसरे नंबर पर एक डिस्ट्रिक्ट में जो इंतज़ामी सरबराह है वो डिप्टी कमिश्नर होता है। अब डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि उसकी जो वो पार्टनर एजेंसीज़ हैं, उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को वो साथ मिला के प्लान करके चले। आपको पता है हमारी बहुत सारी एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती हैं। अच्छा, लेकिन सबसे जो बड़ा रोल है वो पुलिस का है, क्योंकि पुलिस फोर्स किसी मुल्क में बनाई इसलिए जाती है कि जो उसका इंटीरियर डिफेंस होता है ना, वो पुलिस के ज़िम्मे होता है, एक्सटीरियर आर्मी के ज़िम्मे होता है, और आर्मी के बाद जो एक मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए, मुल्क को कानून की रखवाली
के लिए जो फोर्स बनाई जाती है वो पुलिस फोर्स है। और पुलिस फोर्स को अगर एक्टिव कर दिया जाए, इसको वो तमाम सहूलियात दे दी जाएँ जो कि इस दौर की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। जी, हमारे साथ एडवोकेट हामिद मुमताज़ रांझा साहब हैं। सर आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह। राय अली जैन साहब हैं और मोहम्मद आसफ साहब हैं जो देख रहे हैं। अच्छा, जो मंडी बहुत में दो तरह का ट्रेंड देखने में आया है। एक कत्ल होता है किसी वारदात के अंदर, दूसरा जो कत्ल है वो होता है इंतकाम का, जो दुश्मनी होती है, दुश्मनी के हवाले से कत्ल किया जाता है। तो जो वारदात में कत्ल होता है उसको किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, वारदात में जो कत्ल है ना उसके लिए डकैती हो गई, कोई चोरी हो गई, यस उसके लिए तो जो देखिए आप दोनों तरह के ये इस तरह के कत्ल जो हो रहे हैं, जो ज़ाती रंजिश की बिना पर हो रहे हैं या जो किसी रिवेंज की बिना पर हो रहे हैं, या बाज़ कोई ऐसा कोई सीक्रेट अफेयर होता है जिसके ओपन होने की वजह से हो रहे हैं, या कहीं पर किसी जगह पर कोई ब्लैक मेलिंग होती है उसकी वजह से हो रहा होता है, या बाज़ जैसे पहले मैंने कहा कि ये हमारे नौजवान जो है ना वो पैशनेट हो जाते हैं और बिल्कुल वो होशोवास खो देते हैं और वो यहाँ तक मर्डर तक आ जाती है। बाज़ आपने देखा है मंडी बहुत दिन के कल्चर की बात कर रहा हूँ कि बच्चों की लड़ाई से वो बड़े कत्ल हो जाते हैं, बाज़ खेल के मैदान में कत्ल हो जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर तो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए, वहाँ पर तो बर्दाश्त सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं हो रही है इस वजह। जो दूसरे हमारे कत्ल होते हैं जिनमें ख़ास तौर पर ये डाकू हैं, दौरान डकैती या सरे राह कहीं पर वो किसी के पास कुछ नहीं निकला तो उसको मार दिया, और ये बहुत सारी वारदातें हमारी हो रही हैं। इनको तो डेफिनेटली हमारे अदारे ही रोक सकते हैं, दोनों तरह के, इस तरफ भी इस तरफ भी। लेकिन इसके साथ और फैक्टर्स जो ये पहले वाले कत्ल के हैं, इनके फैक्टर्स और बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हमें इज्तिमाई कोशिशें करनी है। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये उनको बावर कराना है कि हम एक अच्छे शहरी हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, अच्छे मुसलमान हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये ट्रेनिंग वालिदैन ने देनी है, उसके बाद फिर टीचर्स ने देनी है, फिर उसके बाद जो हमारा ये मीडिया है, सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया है, इसको ये ट्रेनिंग देनी है बच्चों को। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस और क्राइम्स की जो ये शिद्दत है और इसके जो नुकसान आता है, इसके बारे में अगर दरसी कुतब में ये लिटरेचर शामिल कर दिया जाए और बच्चों को शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, उनकी ज़हन साजी करनी शुरू कर दी जाए, तो फिर जिस वक्त ये कॉलेजेस में जाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए बच्चे तैयार होंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होंगे और उनसे बच सकेंगे। अच्छा, ये एक सेगमेंट है जो हमें करना है। उसके बाद जो ना ये जो दूसरा है, इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो पुलिस फोर्स है इसका सबसे अहम रोल है कि पुलिस अगर एक्टिव हो, चुकन्ना हो, अपनी ड्यूटीज़ दे रही हो और मुजरम को पकड़ कर फिर उसके साथ किसी किस्म की रू रियायत ना करे, मुजरम को पकड़ कर फिर उसको करारे वाकई सज़ा की तरफ ले जाने की कोशिश, क्योंकि पुलिस सज़ा तो नहीं, बेसिकली सज़ा की तरफ लेके जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि एक बंदा पुलिस पकड़ती है, बड़ी मेहनत करके बाद पकड़ती है, वो पकड़ा जाता है, जिस वक्त वो वहाँ पर पहुँचता है, थाने में पहुँचता है, हवालात में बंद होता है, तो बहुत सारी वो टेलीफोन कॉल्स आ चुकी होती हैं, ये बंदा जो इससे कोई गलती हो गई, ये बंदा ऐसा नहीं है जी, इस पर इल्ज़ाम लगाया गया। जैसे हमारे सोसाइटी सियासी मुदाखलत हो जाती है, वैसे जो इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं वो आ जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो इंटरवीन करते हैं और जिसकी वजह से फिर वो पुलिस का जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पुलिस उस केस को लेकर आई होती है वो भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब भी कोई कत्ल होता है या कोई वारदात होती है तो सारा जो है सोशल मीडिया भर जाता है, पुलिस पर जो है वो लिखा जाता है, पुलिस पे जोर दिया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मलिक साहब, अब ज़ाहिरी बात है कि पुलिस, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस फोर्स के क़याम का मकसद ये है कि वो इसको रोके। अब देखिए, तनकीद तो होगी और पुलिस को तनकीद से घबराना भी नहीं चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एक उस फोर्स का कप्तान है, अगर डीपीओ पर तनकीद होती है तो ये कोई नई बात नहीं है। तनकीद तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती है और लोग उंगलियां कहाँ उठाएंगे? जाहिर है या वो हुक्मरानों को दोष दे रहे होंगे या फिर अपनी लोकल पुलिस को दे रहे होंगे, तो ये नेचुरल है, इसमें तो ऐसा होना है। सर, कोई एक वारदात होती है, उसमें कत्ल हो जाता है, तो जो पुलिस है वो
मतलब है इसमें किस तरह जिम्मेदार है, उसका क्या गुनाह है? नहीं, या डीपीओ जो है उसका क्या गुनाह है? देखिए, गुनाह की तो बात ही नहीं है ना जी जी। बात तो सिर्फ ये है कि एक अदारा वो बनाया किसके लिए गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है। अगर वो मकासद पूरे नहीं कर रहा, अब उसके जितने भी फलाज हैं वो एक तरफ हैं, क्यों नहीं कर रहा, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो उनको बाद में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन एक अदारा है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ जी, एक अदारा है आपका ये रोड्स का है, ये जो महकमा शहरात है, ये अदारा बनाया क्यों गया है? रोड बनाने के लिए बनाया, यानी रोड्स की हालत को मेंटेन करने के लिए, देखभाल करने के लिए। वहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं जा रही, कोई कहीं पर कोई उसकी मरम्मत तो नहीं होने वाली, और उसको जो रोड यूजर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अगर वो रोड ठीक नहीं होगा तो तनकीद किस पर होगी? उसी महकमे पर होगी ना। एक बच्चा आप किसी स्कूल में दाखिल करवा के आते हैं, वो बच्चा बदतमीजी करता है, आप तनकीद किस पर करेंगे? उसी डिपार्टमेंट पर करेंगे ना। आप जाएंगे, जाकर मिलेंगे और यहाँ तक आप शिकवा करेंगे, देखें जी बच्चा आपके पास भेजा था, इसकी तरबियत करें, ये तो बदतमीज़ हो गया। तो तनकीद आप किस पर कर रहे हैं? उसी महकमे पर, उसी शोबे पर कर रहे हैं कि जो उसके लिए बनाया गया था। तो पुलिस पर तनकीद इसलिए होती है कि पुलिस ख़ास तौर पर उसका शोबा ये है कि वो क्रिमिनल्स को नथ डाले, इनको पकड़े, इनको कंट्रोल करे। और जिस वक्त फिर ये वारदातें बढ़ती हैं या पै दर पै होती हैं तो फिर लोग तनकीद करते हैं, और इस तनकीद को कोई, इसमें कोई बुराई नहीं है, बुरा इसको समझना नहीं चाहिए। पीछे मंडी फौजीन में एक कत्ल हो गया, भाई ने भाई को कत्ल किया, तो डीपीओ साहब जब वो उस दौर में जो डीपीओ साहब थे वो कह रहे थे अब हमारा इसमें क्या गुनाह है, हमें जो है वो। देखें, जिस वक्त कहीं पर कोई वारदात हो रही है तो डेफिनेटली पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो वारदात होने से पहले वहाँ पहुँच जाए, या ये है कि वारदात को रोक दे। वारदात को रोकना नहीं, जो पकड़ने बंदा उसको सजा की तरफ ले जाए, उसके साथ जस्टिफाई करें, क्रिमिनल को छोड़े नहीं, उसके साथ रूरियात ना करें ताकि उनके हौसले न बढ़े। और ये आप देख लें, यहाँ पर अभी सऊदी अरेबिया में आप देख लें, वहाँ पर जो पुलिस फोर्स का निज़ाम है, वहाँ पर जिस वक्त एक बंदे को, कातिल को सरेआम सज़ा दी जाती है, उसका जो सर तन से जुदा किया जाता है, तो वहाँ पर देखने वाले बहुत से लोग चौकन्ना हो जाते हैं। ये पुलिस फोर्स का काम है कि जिस वक्त पुलिस के कोई मुजरिम उसके हत्थे चढ़ जाए तो फिर मुजरिम को भी निशाना इबरत बनाया जाए, उसे भी बताओ कि मैंने ये जुर्म किया था, इसकी मुझे सज़ा मिल रही है, और आइंदा वो दूसरों को भी समझा जाए कि जुर्म नहीं करना। जिस वक्त मुजरिमों के साथ रूरियात की जाती है तो तब फिर जो ना वो ये हौसले बढ़ जाते हैं, और दूसरे देखने वाले भी कहते हैं ये 4 दिन वहाँ पर जाएगा, हवालात में रहेगा, उसके बाद जेल चला जाएगा, वहाँ से ज़मानत करा के वापस आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो इसका केस ख़त्म हो जाएगा, फिर ये हौसले बढ़ते हैं। तो इसलिए पुलिस को, चूँकि पहला स्टेप है ना पुलिस, अदालत बाद में है, तो पहला स्टेप पुलिस का है, तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद है वो भी पुलिस पर ही होगी। हालांकि हमारे सारे अदारे जो है ना, अगर वो मिलकर काम करें तो फिर इसको रोकना जो है वो आसान हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मज़हर इकबाल गोंदल साहब हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के सदर हैं, शहीदावारी से देख रहे हैं। सर ज़हीर को सलाम बहुत बहुत कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम कह रहे हैं। अच्छा सर, दीन इस्लाम में क्या है कत्ल के बारे में? देखिए जी, दीन इस्लाम दीन फितरत कहलाता है, और इसमें आप देख लीजिए कुरान पाक में गालिबन सूरा अल-माइदा की एक वर्स है जिसका मफहूम ये है कि जिस किसी ने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये उस वर्स का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए कि इस्लाम की कितनी बड़ी एम्फेसिस है इस जान के ज़िया पर और जान के बचाने पर। तो इसमें इस्लाम वाहिद मज़हब है कि जिसने अपने रहने वालों को जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। और यही जो हमारे अदारे हैं ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ये हमारे अदारे हैं, ये हुकूमत की तरफ से लोगों के जान माल के, उनके पर्सनल राइट्स के मुहाफ़िज़ होते हैं। दीन जो है वो हमारा वो रोक रहा है कत्ल से, बिल्कुल मना कर रहा है, बिल्कुल रोक रहा है। सजा के बारे में क्या कहा गया? सजा के बारे में ये कहा जाता है कि कत्ल के बदले में उसे काजी की तरफ से नहीं, खुद नहीं, यानी दीन बड़ा क्लियर है इसमें। ये नहीं है अगर किसी का कोई मारा गया, मर्डर हो गया है, तो वो खुद उससे बदला ले। जो बंदे ये कहते हैं कत्ल के बदले कत्ल, वो जो है हाथ के बदले हाथ, कान के बदले वो खुद मतलब करने का कहते हैं ना, तो यानी कि ये कह रहे हैं आप गलत है, वो अदालत की तरफ से होना चाहिए।
अदालत के इस्लाम में ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर है इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर किसी का कहीं पर कोई कत्ल होता है तो उसका जो फैसला अदालत करेगी, वो खुद नहीं कर सकता। अगर वो खुद करेगा तो वो भी एक मुजरिम है। लिहाजा हमारे मज़हब में ये किसी को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो जो ना वो जाकर अपने बदला लेने के लिए किसी को कत्ल कर दे। ये जो कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आँख के बदले हाथ के बदले हाथ है, ये सारी अदालत के इख्तियार हैं, ये काजी के पास इख्तियार हैं। और ये हुदूद हैं जिनका उसमें ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है कि अगर वो चाहे तो करे। कुछ ऐसे हैं जिनमें वो उसके पास ये पावर स्वाबदीदी इख्तियार भी हैं, लेकिन जो हुदूद हैं उनमें कभी भी वो जज अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता, वो डिफाइंड है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो खुतबा था हिज्जतुल विदा पे, तो वहाँ पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, उसमें एक बात ये भी थी कि लोगों, तुम्हारा खून, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, ये तीन चीज़ें हैं कि जो तुम्हारी जान है, ये खून है, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत है, ये एक दूसरे के लिए इतनी मुकद्दस है जितना ये महीना, जितना ये शहर और जितना वो काबतुल्लाह अल्लाह का घर है। अब कितनी बड़ी इज्जत दे दी गई इंसानियत को। फिर ये जो कुरान पाक की वर्स है, अभी मैंने आपको बताया, उसका मफ़हूम बताया, इसमें इंसान की बात हो रही है, मुसलमान की बात नहीं हो रही। किसी काफिर को भी आप नाहक कत्ल करते हैं तो इस मीन्स आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर किसी इंसान की जान बचाते हैं, उसको ब्लड देकर किसी और ज़रिए से आप उसमें एक सोर्स बनते हैं, उसकी जान बच जाती है, तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अच्छा सर, जो कत्ल कर देता है, कत्ल करता है, उसको अल्लाह ताला माफ़ कर देता है क्या? देखिए, ये जो ना ये इख्तियारात अल्लाह ताला के हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो जो करना चाहिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाज़ेह सज़ाएं अल्लाह ताला ने बता नहीं दी कि आपने ये गुनाह करना है तो इसकी ये सज़ा है। एग्जैक्टली, ये सारी सज़ाएं हैं, लेकिन फिर भी ये इख्तियार अल्लाह का है। यानी उसमें हम ये नहीं कह सकते वो जिसको चाहे माफ़ कर दे, जिसको चाहे वो सज़ा दे। उसका जो कानून फितरत है उसको कोई बदल नहीं सकता, बदलना चाहिए नहीं। जो वायलेट करेगा उसके लिए सज़ा है, लेकिन ये कुल्ली इख्तियार अल्लाह का है। यानी उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये गुनाह है तो इसकी ये सज़ा है और ये ज़रूर मिलेगी। ये वो बेहतर जानता है। वो चाहे तो सारे गुनाह माफ़ कर दे, वो ना चाहे तो एक छोटे से गुनाह से वो पकड़ ले, उसके सज़ा दे दे। तो ये सारे, लेकिन सोसाइटी को अदलो इंसाफ के लिए ये उसके कवानीन जो उसके पैगम्बरों के ज़रिए उसने अपनी वही के ज़रिए नाफिज किए हैं, उनमें जो हुदूद के केसेस हैं उनमें कोई इंसान के पास इख्तियार नहीं है कि वो जो अल्लाह ने सज़ा मुकर्रर की है वो उसमें तखफीफ कर दे या उसको छोड़ दे। ये मुमकिन नहीं है, इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती है एक इस्लामिक सोसाइटी में। यानी कि मतलब है कि आप ये कहते हैं कि इंतकाम नहीं लेना चाहिए, खुद इंतकाम ना लें, अदलिया पे छोड़ें सारा कुछ। अच्छा सर, हम जो हैं वो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, तो हम इंसानियत के कौन से दर्जे पे खड़े हैं कि इस तरह कत्ल कर रहे हैं? देखिए ना जी, सच्ची बात तो ये है कि जिस नहज पर हम चल रहे हैं ये तो हमें इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत के निचले दर्जे पर लेके जा रही है। वो मार्क ट्वाइन का एक ऐसे है, द डेथ ह्यूमन रेस, तो उसमें उसने इंसान की इन्हीं खामियों पर जिक्र किया। उसने उनको इंसान को कंपेयर किया जानवरों के साथ किया, और वो साबित करता है कि इन कामों में जानवर इंसान से बेहतर है। देखें, ये अभी जो मैंने तीन बातें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा से आपको बताई हैं, इन पर ज़रा गौर कीजिए कि तुम्हारी जान, ये हिफाजत है जान की, तुम्हारा माल, ये चोरी डकैती जितनी वारदातें जो ये हैं, अच्छा ये इतनी मुकद्दस है एक दूसरे के लिए जैसे ये महीना और ये शहर और ये जो बिल्डिंग है। अब इतना ज़्यादा इसको दे दी गई, इज्जत दे दी गई कि किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि बग़ैर किसी वजह के किसी और को मारे। अब वजह से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर जिहाद है। अब जिहाद अल्लाह की तरफ से अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना है, इसमें हुक्म है कि वहाँ लड़ो, अपनी जान मार दो या मर जाओ या मार दो। ये एक्सेप्शन है कि जिहाद है, ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये इसकी वजह है। अब बग़ैर वजह के किसी इंसान को मारना ये एक इस्लामिक सोसाइटी में पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये कहना होता है, सोसाइटी में कहते हैं या कुछ राइटरों को पढ़ते या सोशल मीडिया पे ये पढ़ा है कि हमारे कानून में सुकम मौजूद हैं, जिस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि ख़ुद जो है वो इंतकाम पर उतर आते हैं या बदला लेने की ठान लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं,
मैं एक पुराना वाक़या है, उसमें एक नौजवान लड़का जो कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। उसका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड था वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैट्रिक में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, इंटर में लिए थे, ग्रेजुएशन में लिए थे, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा जा रहा था। अब जिस वक्त उससे पूछा गया तो उसने जो अपने क्रिमिनल बनने की एक स्टोरी सुनाई वो वही है जो हमारे कानून में सुकम है, उसमें फ्लॉज हैं, फॉल्ट्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से बाज़ लोग जो है वो इस लाइन को हट कर इस लाइन को अख्तियार करते हैं। और उनमें से एक ये था। उसने कहा जी मेरे वालिद का मर्डर हो गया। अब वो बगैर वजह के मर्डर हुआ था। हमने मर्डर को पकड़ लिया, दिन दहाड़े वो पकड़ा गया, फिर उसको पुलिस के हवाले किया, लिटिगेशन स्टार्ट हो गई। तो वो कोई 4 साल केस चलता रहा और उसके बाद क्या हुआ कि जो वो मर्डर था वो बाइज्जत बरी हो गया। उसने कहा फिर मैं बाहर निकला। मैंने कहा मुझे मेरे वालिद ने यहाँ तक पहुँचाया, क्या उनका मुझ पर यह भी हक नहीं है कि मैं उनका बदला लूँ? लेकिन ये एक सोच है ना, और उसके पीछे क्या है, यही हमारे कानून में सुकम, और ये बहुत सारे हैं। अब ये जो हमारे कवानीन के जो फॉल्ट्स हैं या हमारे किसी लॉ में जो ऐसी कोई खराबी है, उसका भी तो शोबा है ना, उसको भी तो हल करने वाले लोग यहाँ मौजूद है ना। उनको चाहिए ना सर जोड़ के बैठें। बड़े बड़े थिंकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़े बड़े लॉयर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े कानूनदान हैं। उनको चाहिए वो ये जो फॉल्ट्स हैं इनको ख़त्म करें और इस सोसाइटी को इस्लाह की तरफ लेकर आएँ। जी, अंसर जावेद अंजम साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं रोज़नामा आपके बड़ी बहुत दिन से वो प्रोग्राम देख रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी, मदर इकबाल गोंदल साहब और अंसर जावेद साहब प्रोग्राम को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी शामिल करें। मदर इकबाल गोंदल साहब कह रहे हैं अगर पुलिस को पता भी चल जाए कि कत्ल इस बंदे ने नहीं किया जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, फिर भी उसका चलान कर दिया जाए तो इसका क्या हाल है? मदर इकबाल गोंदल साहब बिल्कुल प्रोग्राम को इसी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ। सर जब कत्ल एक हो जाता है तो वहाँ पर जो है वो FIR कटवाने के बाद पुलिस की भी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जब वो लोग जो है वो FIR कटवाने के लिए आते हैं तो कई वाक़यात में तो वहाँ पे गवाह ही मौजूद नहीं होते, फर्जी गवाह डाल दिए जाते हैं। तो अदालत चूँकि मुकम्मल गवाहों पर ही फैसला करती है तो यहाँ पे कानून में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जी अभी यही मैं बात कर रहा था कि कानून में जो सुकम है उनको दूर करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े दिमाग मौजूद हैं। उनको चाहिए वो मिल बैठें और करें। ये जो भी आपने FIR की बात की है, अब उस वक्त देखें ना जिस वक्त खुदा न खासा किसी के साथ ये मुसीबत पेश आ जाए, किसी का कत्ल हो जाए, तकरीबन 80% केसेस में आप कह लें कि गवाह मौजूद नहीं होता, डाला जाता है। जी ऐसे ही होता है। और फिर जिस वक्त वो साथ वाले होते हैं, हमसाए होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो साथ लेके जाते हैं, FIR कटवाते हैं, तो उस FIR में जो लोग मुलजिम होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मौका पर मौजूद ही नहीं होते। जी बिल्कुल, ये अगली नेक्स्ट स्टेप है ना कि वो जो है कई ऐसे केस होते हैं कि मुलजिम का पता ही नहीं होता कि कत्ल किया किसने है। Exactly. एक ऐसी जगह पे कत्ल होता है जहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं, उसमें गवाह भी आ जाते हैं और मुलजमान जो जिन पे शक हो या जिनके साथ तनाज़ा हो वो डाल दिए जाते हैं। तो ये हमारे माशरे की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे काम ना करे। ये तो बुनियादी तौर पर हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत के पास ये सारी रिपोर्ट्स जाती हैं। ये जितने काम हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में हो रहे हैं, अदलिया में हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, हुकूमत का काम बेसिकली क्या है? मुल्क चलाना है ना। मुल्क चलाने के लिए जो ये सारी रिपोर्ट्स उनको दिन भर की रिपोर्ट्स जाती हैं, उनको पता है ना। तो उनके पास जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का मलिक साहब, वो सियासी प्रॉब्लम है। यहाँ पर थिंक टैंक्स नहीं है, यहाँ पर अदारों को चलाने के लिए कितने अफसोस की बात है कि कत्ल के केसों में भी जो है वो सियासी जो है मुदाखलत करते हैं। दूसरा, कत्ल के केसों में भी झूठे गवाह डाले जाते हैं और कत्ल के केसों में भी जो है वो मतलब है लोग बेगुनाह लोगों पे FIR करके मतलब FIR कटवा दी जाती है। उसके बाद सर अगला जो है मरला शुरू होता है पुलिस की तफ्तीश का। अब पुलिस तफ्तीश में क्या करती है ये आपसे मैं सुनना चाहूँगा। देखिए मेरा इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि पुलिस जो है ना वो तफ्तीश में क्या करती है। उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, उनका अपना एक लॉ है जिसको वो फॉलो करते हैं और डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसी रुकावटें भी हैं। साल के तौर पर एक इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर है तो एक तो उसके अपने जो ऑफिसर्स हैं उनका एक प्रेशर है,
एक प्रेशर वो है कि जो मुल्ज़मान हैं वो बासर हो सकते हैं, एक प्रेशर वो जो है जो मुद्दई हैं उनका प्रेशर है। देखिए ना, आप ज़रा गौर करें, उस आप तफ्तीशी की ज़रा ज़हनी हालत देखें कि उस पर कितने प्रेशर्स हैं। इन प्रेशर्स में रहकर उसने काम करना है। फिर ये उसके पास कोई एक केस नहीं है, वो थाने में बैठा हुआ दूसरे केसों को भी डील कर रहा है। अब ये फैक्टर हैं वो कि जिनकी वजह से हमारे केस बाज़ बिगड़ जाते हैं। तो सर ये फैक्टर दूर नहीं होने चाहिए, ये कबाहतें दूर नहीं होनी चाहिए? डीपीओ का प्रेशर या उससे अफसरान बाला जो दीगर हैं उनका प्रेशर, सियासी प्रेशर, सिफारिश का प्रेशर, मदई का प्रेशर, ये ख़त्म हो के जो हमारा तफ्तीशी है उसको मेरिट नहीं करना चाहिए? कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते, कत्ल के केस में तो मेरिट कर दें। ये मदर इकबाल गोंदल साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं ना, थोड़े दिन पहले इन्होंने एक कत्ल के मर्डर में इन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ पे जो थे मुल्ज़म पार्टी, उनका ये कहना था कि हमारा तफ्तीशी जो है वो कह रहा है कि आपके बंदे जो हैं वो बेगुनाह हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मैं उसने चलान कर दिया उनको। तो कत्ल के केस में बेगुनाह लोगों का चलान हो जाना कितने जुल्म की बात है कि इन्वेस्टिगेट जो है वो प्रॉपर मेरिट नहीं करता, वो प्रॉपर तफ्तीश नहीं करता, और इतने बेगुनाह जो हमारी जेलें हैं ना सर, ये भरी पड़ी हैं बेगुनाह लोगों के साथ, जो पकड़ के उन्होंने जो है वो बेगुनाह लोगों पे FIR काट के वो जो है वो क्या करके रख लिया। ये पता कब होगा? ये ऐसे प्रोग्राम करने से, ऐसे डिस्कशन करने से कभी नहीं होगा। ये उस वक्त होगा जिस वक्त इस मुल्क में एक हकीकी इनकलाब आएगा। जिस वक्त ऊपर से वो सिस्टम ठीक होगा ना, तो फिर नीचे तक भी आएगा। ये जिस वक्त हम जज्बाती होकर इनकलाबी नारे लगाते हैं ना, और हमें बताया जाता है जी ये मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ का नारा लगाया था। अब इंसाफ कहाँ से शुरू हो रहा है? इंसाफ आपके घर से शुरू हो रहा है, इंसाफ आपके अदारों के ज़रिए आपको इंसाफ मिल रहा है। अच्छा, फिर इंसाफ ऊपर तक जाता है। अब वो इंसाफ की गवर्नमेंट तो आ गई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। और यही तक हमारे नौजवानों ने इमरान खान का साथ दिया, गवर्नमेंट का साथ दिया, ताकि उन्हें इंसाफ मिले, इसी उम्मीद पर दिया था ना। और वो इंसाफ आप बीइंग जर्नलिस्ट जानते हैं कि किस अदारे में कितना इंसाफ हो रहा है। पुलिस तो एक टारगेट हो जाती है ना, वो सामने आ जाती है पुलिस पर। बिल्कुल इसी तरह, या किसी अदारे में मैं नहीं समझता कि कोई 1% भी जो है वो तब्दीली, मौजूदा हुकूमत तब्दीली वाली को लाने में कामयाब हुई है। तो फिर ये जितनी बातें हैं ना जी, मतलब ये इन्वेस्टिगेटरी ऑफिसर है, या जो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, या उसके बाद हमारी जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी के जो हमारे जितना लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें जितने वो फ्लास हैं, तो सर उम्र कैद की सज़ा जो है वो इसी बात में, यानी कि 3 जगह पे देखा जाता है। जो कत्ल का जो केस है ना, आप को ज़्यादा जानते होंगे, आपने ला पढ़ा है कि पहले यहाँ पे ज़िली सतह पे देखा जाता है, उसके बाद चला जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो इतना ही एक लंबा प्रोसेस है। और कानून में भी सर एक और यहाँ पे रायत मौजूद है, वो क्या, वो दियत और कसास और दियत का मामला है, वो क्या मामला है सर? वो तो ये है ना, वो एक हमारा इस्लामिक लॉ है जिसके मुताबिक ये है कि जो कातिल है उसको अगर मकतूल के वरसा माफ़ कर दें तो फिर उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, तो जिसे कसास या दियत कहते हैं, वो देकर वो माफ़ी मिल सकती है। ये एक लीगल राइट है इनका, और वो इस्लामिक लीगल राइट है। तो उसके मुताबिक हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी मजबूर नहीं किया जाता। वो अगर अपनी मर्ज़ी से वो सुलह सफाई पे आ जाएं और कातिल को उसके जो हकीकी वारिस आए हैं वो माफ़ कर दें, तो उसे माफ़ किया जा सकता है। सर अगर मेरिट पे तफ्तीश हो कि असल जो है वो हमारी अदारे कातिल ढूंढ के उनको सज़ाएँ दें, तो सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, कड़ी सज़ाएँ हों, तो क्या जो है कत्ल की रेशो कम नहीं हो सकती? आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक कत्ल की जो सज़ा है ना, उसकी बुनियाद वो आपकी FIR है, उसकी बुनियाद आपकी इन्वेस्टिगेशन है। अगर उस इन्वेस्टिगेशन को ईमानदारी से किया जाए, बेगुनाह लोगों को मुलविस ना किया जाए, जो गुनाहगार हैं उनके साथ किसी किस्म की कंसेशन न की जाए, फिर ये अदालतों को केस भेजा जाए और फिर अदालतें भी अपना काम उसी तरह तनदही से करें, और जो हमारे भाई जो लॉयर्स हैं वो भी कोशिश करें कि कातिल को बचाने की बजाय, अगर वो कातिल है तो उसको बचाने की बजाय वो कोशिश करें कि मकतूल का और मजलूम का साथ दें। तो फिर बड़ी जल्दी जिस वक्त केसेस ये होंगे, ये एक और हमारा प्रॉब्लम है कि ये जो बहुत ज़्यादा हमारी केसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा मुद्दत लग जाती है, इसको भी अगर कम किया जाए, अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, फिर वो फैसिलिटीज़ उनको मुहैया की जाए और फिर इनके जल्दी फैसले किए जाएँ, तो काफ़ी हद तक ऐसा असम्बली में कानून लाने की ज़रूरत नहीं है सर?
जी ये सारे देखिए, ये जो हमारे जितने भी MBAs MNAs हैं, ये बुनियादी तौर पर तो ये लेजिस्लेशन के लिए है ना जी। हमने इनसे गलियां बनवानी शुरू की या नालियां बनवानी शुरू की, सिफारिशें करवाना शुरू की, सिफारिशें करवा रहे हैं। इनका काम तो कानून साजी है ना। और अगर ये कानून साजी की जाए, इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, 10-10 लाख लोगों का एक नुमाइंदा हमारी नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है, सेनेट में बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, अगर ये मिलकर चाहें, कोशिश करें, तो क्यों नहीं हो सकता। आइडियल सोसाइटी को कायम करने के लिए जितने भी उस सोसाइटी के सेगमेंट्स होते हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है, सबको आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अदनान बशीर गोंदल साहब हैं, वो सारा आपको सलाम कह रहे हैं। अंसर जवेद अंजम साहब हैं, सलाम कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सैयद उमैर शाह साहब हैं, उनका क्वेश्चन है कि आप पुलिस बगैर लेडी कांस्टेबल के बगैर किसी FIR के किसी के घर में घुसकर औरतों को गिरफ्तार कर सकती है? जी आपसे सवाल किया, क्या जवाब देंगे? ये उमैर शाह साहब खुद एक सहाफ़ी हैं और वो मीडिया पे काफ़ी कुछ लिख सके हैं, और मेरे ख्याल में एक जो हमारे क्रिमिनल साइड के लॉयर हैं, वो इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं कि कानून की किताब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है वो ये है कि एक तो शाम के बाद, जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाए, तो पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। SHO के पास इख्तियार ज़रूर हैं, वो सेक्शन 54 के तहत वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है, किसी को पकड़ने के लिए वो सोर्स इस्तेमाल कर सकता है, ये उसके पास इख्तियार ज़रूर हैं, नो डाउट। लेकिन इसमें आगे फिर कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे ये है कि शाम हो जाए तो शाम के बाद किसी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है, कि कानून कहता है कि नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे पास कई ऐसे जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप किसी खातून को गिरफ्तार करना चाहें तो आपके पास लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। फिर ये है कि जिस वक्त गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है तो उस वक्त भी ख़वातीन के साथ बदसलूकी की इजाज़त नहीं है। वो कानूनी तकाज़े ज़रूर हैं अपनी जगह पर, गिरफ्तारी बाज़ वक्त उनकी मजबूरी होती है, लेकिन ऐसे नहीं है। फिर ये भी नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे पुलिस स्टेशन की हवालात के अलावा कहीं और बिठा दें, ये भी गैर कानूनी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी इस प्रैक्टिस में शामिल हैं, हो रही हैं, और इनको ख़त्म होना चाहिए। जी, मज़हर इकबाल गोंदल साहब कह रहे हैं पुलिस को सियासत से पाक नहीं होना चाहिए, और दूसरा सवाल कर रहे हैं कि मंडी में सब इंस्पेक्टर को SHO क्यों लगाया जाता है। और अंसर जवेद अंजम साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से मलिक साहब आपको और ज़हीर साहब को सलाम। जी, सैयद उमैर शाह साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया, प्रोग्राम को आप शेयर करें आप। जी सर, प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूँगा, इन सवालात का भी आप जवाब दे दीजिएगा। अब इसको रोका कैसे जाए, कत्ल को जो है वो क्या आप सजेशन देंगे? देखिए जी, मैं को कम किया जाए किस तरह? मैं जो ना मेरे ख्याल के मुताबिक, जैसे पहले मैंने कहा ना कि हर मुआशरे के हर फर्द को और हर अदारे को अपना रोल प्ले करना होगा इन वारदातों को रोकने के लिए। और सबसे बढ़कर मेरी नज़र में ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसको पैमरा कंट्रोल करे। इसमें जो ऐसी वो थ्रिलिंग किस्म की जो मूवीज़ हैं या वो क्लिप्स हैं, उनको बैन किया जाए, और ऐसी गेम्स जिनमें ये असलहा लेकर वो शूटिंग की जाती है या इस तरह के मर्डर किए जाते हैं, छोटे बच्चों के ज़हन जो है वो ख़राब हो रहे हैं, इनको कम किया जाए, बैन किया जाए पाकिस्तान में। फिर उसके बाद ये है कि जो पुलिस फोर्स है उसको वो सहूलियात दी जाए। भाई छोटी सी मिसाल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुत दिन में ये तकरीबन 2 मिलियन यहाँ की आबादी है, 20 लाख के करीब आबादी है, और इसमें सिर्फ 11 थाने हैं। आप इसका ज़रा रकबा देखें, वो इधर कादराबाद इस दरिया से शुरू होकर इस दरिया तक जाता है, फिर वो उधर हेड फकीरियाँ से शुरू होकर रंसी के पुल तक जा रहा है। ये कोई 55 किलोमीटर एक तरफ है, कोई 65-70 किलोमीटर एक तरफ है, इतना बड़ा इसका रकबा है, और इसमें सिर्फ 11 पुलिस स्टेशन है। थानों की तादाद यानी कि आप कहते हैं कि बढ़ाई जानी चाहिए, थानों की तादाद बढ़ाई जाए, पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए। पुलिस फोर्स अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जितनी चौकियाँ हैं उनको थानों में तब्दील कर दिया जाए। चौकियाँ जी हमारे पास जो चौकियाँ भी ऑलरेडी वहाँ पे पूरा सिस्टम एक मौजूद है चौकियों में ना। जी जी, वो बिल्डिंग भी है, वहाँ पर सारा कुछ है, लेकिन ये इससे ज़्यादा थाने होने चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक 11 की बजाय 20 थाने होने चाहिए,
फिर चूंकि कुछ ज़्यादा वो नफरी की बहुत ज़्यादा किल्लत है सर, बहुत नफरी की इतनी किल्लत है कि मेरे एक अंदाजे के मुताबिक पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो थानों में पुलिस है वो कोई 700 के करीब जो है ना वो अफराद होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं है। और आप देखिए ज़रा 700 अफराद और 20 लाख लोग जिनकी हिफाजत उन्होंने करनी है। फिर इसी तरह जो है ना वो उनके पास जो जदीद सहूलियात हैं उनको जदीद असला दिया जाए, फंड दिए जाए, फिर उनको वो जो गाड़ियाँ दी जाएँ, मोटरसाइकिल दिए जाएँ, उनमें डालने के लिए फ्यूल दिया जाए, टेक्नोलॉजिकल जो बेनिफिट्स हैं वो उनको दिए जाएँ, गैजेट्स उनको दिए जाएँ, फ्यूल दिया जाए, ये सारी चीज़ें दी जाएँ तो ये काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे जो ये प्रीचर्स हैं, ये जो उलमा हैं, इनको भी अपना रोल प्ले करना होगा। इनको जो मज़हब का बर्दाश्त का जो चैप्टर है ना उस पर फोकस करना होगा, इन्हें बताना होगा कि बर्दाश्त ही हमारी पहचान है और हम बर्दाश्त करने वाले। जी, उलमा कराम से गुजारिश है कि जब जुमे का खुतबा दें तो उसमें बर्दाश्त पर बात ज़रूर करें, और जो मंडी फौजिन में ये बढ़ती हुई तादाद है कत्लों की, इसको कम करने में ख़ुसूसी तौर पर कत्लों की रोकथाम के लिए जो इस्लाम ने बताया है उस पर जो है वो तबलीग करें ताकि लोग जो है वो इससे बच सकें। और दूसरा अब कल्चर पे आ जाएं, यानी कि जो ये एक सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने शुरू भी किया है कि वैर मकाओ मुहिम। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी काविश है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा अभी आपने हामिद मुमताज़ रांझा साहब का नाम लिया है तो वो एक वॉइस ऑफ मंडी बहाउद्दीन एक प्लेटफॉर्म के वो एक प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ख़ास तौर पर वरीड हैं कि मंडी बहाउद्दीन में जो क्राइम्स की शरह बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल किया जाए। मैं ये समझता हूँ जैसे अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिनमें NGOs मुख्तलिफ नामों से बन गई हैं और काम कर रही हैं। अब ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, इनके ज़रिए हम ये जो वैर मकाओ पॉलिसी है, हम जो एक दूसरे के साथ सुलह सफाई वाले काम है, हम जो एक दूसरे के वो पैशंस हैं उनको कूल डाउन कर सकते हैं, ये NGO से काम लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें भी देखिए ये जो हमारे पॉलिटिकल क़यादत है वो बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जितनी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके बाद जो हमारी तलबा तंजीमें हैं, उसके बाद जो हमारी दूसरी NGOs हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, ये सारा अपना रोल प्ले कर सकती हैं और इसको कम किया जा सकता है, कोई शक नहीं इसमें। ये जो वैर है, इस वैर से मुराद वो जो पुराने दौर के वो जो ख़ानदानों के वैर हैं वो वैर नहीं है, ये छोटे छोटे वैर हैं। और इन्हीं नौजवानों को इन अगर मुस्बत सरगर्मियों में शामिल कर लिया जाए तो इनका जहन हट जाएगा, उस तरफ से हट जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगा। और देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, भाई अगर आपको तो खून देने का वो आप में जज्बा है, खून देना चाहते हैं तो चलिए कश्मीर चलते हैं जहाँ हमारे खून की ज़रूरत है। कश्मीर हमें पुकार रहा है, हमें और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर खून देने की ज़रूरत है, बल्कि गलियों में खून क्यों बहाते हैं। यहाँ पर रोज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे अपीलें लगती हैं कि अस्पतालों में जो खून में ज़रूरत की होती है, जो बंदे हैं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और दीगर ऑपरेशन हो रहे होते हैं, वहाँ पे नौजवान ही ज़ाहिर बात है वो डोनेट करते हैं, खून की ऐसी ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो है वो तो गलियों में बहाने के बजाय इन जगहों पर आएँ। और ये देखें ना, ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन किसने करनी है, ये हम सब ने मिलकर करनी है, और जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह चेंज ज़रूर आएगा। ज़िली पुलिस ऑफिसर जो हैं वो वैर मकाओ मुहिम में किरदार अदा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पुलिस का जो रोल है ना, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, पुलिस का रोल क्या है। ज़िली पुलिस ऑफिसर तो खैर बहुत बड़ी उनकी पोस्ट है, एक जो थाने का SH है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। अगर वही बात है, अगर वो फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, SHOs के पास इतना टाइम हो कि वो निकलें, बाहर निकलें, लोगों को बुलाएं, अपने पास बुलाएं, उनको समझाएं, तो ये बिल्कुल रोल क्यों नहीं प्ले किया जा सकता। DPO साहब अगर अपने सारे टोटल थानों को कह दें कि जिन जिन लोगों के वैर हैं उनकी मुझे तफसीलात डिटेल दें, उनके नाम लिख के दें, ठीक है, उन दोनों पार्टियों में ख़ुद वो जो है या इलाके का SHO जो है या इलाके की मोतबर शख्सियात को शामिल करके या जो हमारे सियासतदान हैं उनको शामिल करके उनकी सुलह करवाई जाए, राज़ीनामा करवाया जाए, या वो जो सिस्टम है जिसे वो कह रहे हैं दियत और किसका है, कसास का,
कि वो इस सिस्टम के तहत कुछ ना कुछ करके जो है वो मतलब है, देखिए ना, जब एक कत्ल हो जाता है, मरने वाला तो मर जाता है, पीछे उसके ख़ानदान वाले भी मर गए, जिन पे FIR हो जाती है वो भी ख़ानदान वाले पूरी तौर पर ही मर जाते हैं ना सर। वो जेल चला गया, वो भी ख़ानदान ख़त्म हो गया, उसके बच्चे कहाँ गए, उसकी बीवी कहाँ गई, और बहनें जवान होती हैं, और जो वालदैन की, जो मरने वाला तो पहले ही जो मर चुका होता है, और ये जो जेल में चला जाता है, ये भी ज़ाहिर बात है नौजवानों पे ही जो है वालदैन का सारा टोटल जो है वो एक उम्मीद होती है कि ये हमें जो है वो कुछ कमा के देंगे या हमारा नाम चलाएंगे, बढ़ाएंगे। जब आप इंसानियत को ही ख़त्म कर रहे हैं, इंसान को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी आप जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो सियासतदान जो हैं उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, सियासतदान तो जाहिर है हमें उस वक्त नज़र आते हैं जिस वक्त कोई इलेक्शन के दिन होते हैं, या उस वक्त नज़र आते हैं कि जिस वक्त उन्हें कोई अपनी ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बदकिस्मती से हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन का कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर वो सेटअप ही नहीं बन सका, सियासी सेटअप ही नहीं बन सका कि जिसमें ऐसे काम किए जाते। लेकिन कितने इनके फॉलोअर्स हैं जो सियासतदानों के, कितने इनके साथ लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मकामी MP या MNA के साथ अपनी तस्वीर बनाना फ़ख्र समझते हैं, फिर उसे अपना स्टेटस लगा देते हैं, वो अपने घरों में तस्वीरें लटकाते हैं। ये इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। क्या इनके ज़रिए काम नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपने उलमा किराम का जिक्र किया, उनके साथ साथ एक और हस्ती भी जो हमारे पीर हैं, जो इलाकाई पीर हैं, वो भी तो किरदार अदा कर सकते हैं गैर मकाऊ मुहिम में। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो पीराने उज़्ज़ाम है, इनसे लोग ज़्यादा अकीदत करते हैं, इनकी बात को वो आखिरी बात समझते हैं, और उनको भी चाहिए कि जो असल में जो हमारा खानगाही निज़ाम था ना, उसकी बहाली बहुत ज़रूरी है। वो जो खानगाही निज़ाम था वो एक चलती फिरती NGO होती थी, वहाँ पर इन सोशल इवल्स को ख़त्म किया जाता था तबलीग के ज़रिए। लेकिन आज बदकिस्मती से वो सिस्टम ख़राब हो गया। वो सिस्टम ख़राब होने से वो तबलीग ख़त्म हो गई है, और तबलीग ख़त्म होने से वो जो असरात थे वो भी ख़त्म हो गए। तो अगर ये खानकाही निज़ाम हमारा बड़े सगीर में, तो सारे हम मुसलमान ही जो 99% है वो इसी खानकाही निज़ाम से हम मुसलमान हुए हैं। अगर इस निज़ाम को बहाल कर दिया जाए और उसमें शरीयत के पाबंद, जो सही असल में, पीर का मतलब बुज़ुर्ग होता है, जो असल में वो शरीयत के मुबल्लिग हैं, वारिस हैं, अगर वो आ जाए और इनको रिप्लेस कर दें जो 2 नंबर किस्म के लोग हैं, तो फिर भी मुआशरे में बहुत चेंज आ सकता है। कुछ प्रोग्राम के आखिर पर सर कोई ऐसा जो है वो पैगाम दें कि जो है वो सारा इसमें परो दें, सारा कुछ जो है एक तस्वीर में। देखिए जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन तमाम इदारों से, तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम नौजवानों से और उन लोगों से जो मंडी बहाउद्दीन में अमन चाहते हैं, वो इकट्ठे हो जाए, एक प्लेटफॉर्म बना लें। उस प्लेटफॉर्म पर आप मुज़ाकरात करें, आप सेमिनार रखें, आप कोई वर्कशॉप रखें, उसमें आप तजावीज़ मुरतब करें। उन तजावीज़ को जो मुक़्तदर हल्के हैं उन तक पहुँचाएँ, उन तजावीज़ को जो हमारे अफसरान हैं उन तक पहुँचाएँ, और मिलकर काम करें। अगर मिलकर काम करेंगे, बहुत सारे, देखिए ये खुशी की बात है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और वो मंडी बहाउद्दीन में अमन चाहते हैं। अगर वो कुड़ते हैं तो इसीलिए कुड़ते हैं कि उन्हें तकलीफ़ है इस बात की कि इस ज़िला के हालात ख़राब हो रहे हैं। इनको मैं ये गुजारिश करूँगा, जितने भी हैं, चाहे वो सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे कोई NGO के नुमाइंदे हैं, या वो कोई सियासतदान है या बिज़नेसमैन है, या किसी भी वो शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन के किसी भी प्लेटफॉर्म से है, उसे इकट्ठा हो जाना चाहिए। और जिस वक्त ये कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी तो आप देखेंगे कि इसके असरात ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। फिर वो जो अदारे हैं जो थोड़े से स्लैक हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर हमें कहीं पर इस वक्त खामियाँ नज़र आ रही हैं, इस कलेक्टिविज़म से हम उनको ख़त्म कर सकते हैं और मंडी बहाउद्दीन का अमन बहाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो है वो मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन होना चाहिए, और इसमें कत्लो गारत गरी का जो सिलसिला चल निकला है उसको इख्तिताम पजीर होना चाहिए। इस सिलसिले को रोकने के लिए जितना कि पुलिस का किरदार है, पुलिस को चाहिए कि वो जो है वो कोशिश करे कि FIR में इन्वेस्टिगेट करके जेन्युइन लोगों को ही चालान करे,
और हमारी अदलिया को भी उस पर जो है वो नज़रसानी, मेरे ख्याल में जो कानून बनाने वाले हैं उनको नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि ये मामला जल्द अज जल्द मेरिट पर जो है वो हल हों, लंबे ना हों। जब इंसाफ मिलेगा तो मेरे ख्याल में लोग इंतकाम की तरफ काम जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, और जो हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो ज़िली पुलिस ऑफिसर हैं, उनको चाहिए, सियासतदानों को, तमाम जो भी जितने लोग जिनकी को बात सुनी जाती है, असातिज़ा इकराम भी इसमें किरदार अदा करें, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब मिलकर एक तहरीक चलाएं कि मंडी बहाउद्दीन में जो है वो अदम बर्दाश्त ख़त्म हो, और ये जो ट्रेंड चल निकला है कत्लों का ये बंद हो, और लोग जो हैं, हमारा ज़िला बड़ा पुरअमन है, पुरअमन तरीके के साथ रहें। तो मैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने वक्त दिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो दुआ गो हूँ कि हमारी ये जो काविश है ये बारिश का वो पहला कतरा साबित हो, और ये तहरीक चल निकले, और मंडी बहाउद्दीन में अमन व अमान हो। इसी के साथ मलक रऊफ़ ज़ुबैर को इजाज़त दें। अगले जुमे इंशाअल्लाह 9 बजे दोबारा नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।